बीएस येडियुरप्पा हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। नाअहल करार देने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। कर्नाटक के साबिक स्पीकर रमेश कुमार ने कांग्रेस और जेडीएस के 17 अरकान को नाअहल करार दिया था, लेकिन वहीं नाअहल करार दिए गए अफराद को अदालत ने ज़िमनी इंतखाबात लड़ने की इजाज़त दे दी है। साबिक स्पीकर रमेश कुमार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। 5 दिसंबर को कर्नाटक के 15 असेंबली हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात होने हैं। I welcome decision of the Supreme Court. They have given the verdict. All 17 MLAs, they can contest for elections. I welcome this decision, and from tomorrow onwards we are going to go all out to all the assembly constituencies. Under 1%, we are going to win all the 17 seats. Again, I will welcome Supreme Court decision. So, any decision on who will get the tickets? Will these 15 rebel MLAs We will discuss today. We are having a core committee meeting. Our president ourselves, we are going to sit here there, and we will take decision in the evening, and we will take final decision. सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान होना चाहिए और ये बाई इलेक्शन होगा, इसमें कांग्रेस पार्टी जीतेगी, कर्नाटका की सरकार गिरेगी, ये निश्चित है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार इसको लगातार डिले करती चली जा रही थी, क्योंकि उनको डर है कि चुनाव होने के बाद वो सरकार में नहीं रह पाएंगे। स्पीकर ने 2023 तक उनको डिस्क्वालीफाई किया था, उसका आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने आज दिया है, वो चुनाव लड़ सकते हैं। इसीलिए मैंने ये सुप्रीम कोर्ट जो दिया है वो आदेश को स्वागत करता हूँ, और चुनाव लड़ने के लिए 17 शासकों को भी तीर्प जो आया है उसको भी मैं स्वागत करता हूँ। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां समारोह नुमाइंदे सुशील कुमार जुड़े हुए हैं और बेंगलुरु समारोह नुमाइंदे रऊफ भी जुड़े हुए हैं। सुशील, सबसे पहले आपसे सवाल करना चाहेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है, 17 एमएलएस को राहत की खबर है। जी बिल्कुल, देखिए आजम, साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में जो 17 अयोग्य विधायक थे उनको बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह साफ तौर से कहा है कि स्पीकर को यह तय करने का अधिकार है कि जो इस्तीफा है वो स्वैच्छिक आधार पर है या किसी दबाव में है, लेकिन स्पीकर के पास ये अधिकार नहीं है कि वो एक टाइमलाइन फ्रेम करें कि आप इतने समय तक आप इस मामले को पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जो अहम टिप्पणी थी वो इस बात की थी, उन्होंने अपने फैसले में कहा कि आजकल ऐसा ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि जो राज्यपाल होते हैं, जो स्पीकर होते हैं, वो असंवैधानिक यानी जी जो संवैधानिक मूल्य है उससे हटकर काम कर रहे हैं, जिससे जो जनता है वो अस्थाई सरकार जो उसका अधिकार है वो बनते हुए नहीं देख पाती है। तो आजम, आप समझ सकते हैं कि स्पीकर के इस रोल पर सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी क्या दर्शा रही है। चूंकि स्पीकर का एक संवैधानिक पद होता है, लेकिन जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की है उससे कई चीजें सामने निकलते हुए आ रही हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी राहत उन तमाम 17 अयोग्य विधायकों को दी है जिन पर यह तलवार लटक रहा था कि अगर उनको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, तो वो आगामी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। और अब फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर के उस आदेश को सही तो माना है, लेकिन जो टाइमलाइन फ्रेम किया था उसको उन्होंने बदल दिया है। यानी कि जो 5 दिसंबर को उपचुनाव होने वाले हैं कर्नाटका में, उन उपचुनाव में ये तमाम जो 17 विधायक हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। ये फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट फैसला है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रऊफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रऊफ, बड़ा फैसला है 17 बागी एमएलएस के ताल्लुक से, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं पर उम्मीद है कि बाई इलेक्शन में इनको फायदा होगा और सरकार गिरेगी। रऊफ, अगर आप तक आवाज हमारी पहुंच रही हो तो सवाल आपसे कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस पर उम्मीद नजर आ रही है। तो नजर आपको बता दें कि बीएस येडियुरप्पा हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट से एक तरह से राहत मिली है। नाअहल करार देने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। कर्नाटक के साबिक स्पीकर रमेश कुमार ने कांग्रेस और जेडीएस के 17
अरकान को नाअहल करार दिया था, लेकिन इन नाअहल करार दिए गए अफराद को अदालत ने ज़िमनी इंतखाबात लड़ने की इजाज़त दे दी। आज सुप्रीम कोर्ट में इस ताल्लुक से सुनवाई थी और सुप्रीम कोर्ट ने ज़िमनी इंतखाबात लड़ने की बाकायदा इजाज़त दे दी है। साबिक स्पीकर रमेश कुमार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। 5 दिसंबर को कर्नाटक के 15 असेंबली हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात होने हैं। अब ये अरकान वहाँ से दोबारा इंतखाब लड़ सकते हैं। तो रऊफ हमारे साथ जुड़ गए। रऊफ, आपसे जानना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया जो 17 बागी अरकान थे उनके ताल्लुक से, लेकिन कांग्रेस का जिस तरह से रद्द-ए-अमल आ रहा है, कांग्रेस पुरुम्मीद है, मुतमईन में है। उसका कहना है कि ज़िमनी इंतखाबात में उसकी जीत होगी और सरकार गिरेगी वहां पर। जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद दोनों पार्टियां यानी कांग्रेस और बीजेपी की जानिब से जो रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है, दोनों पार्टियां यहां पर जीत का दावा कर रही हैं। दोनों पार्टियां पुरुम्मीद नजर आ रही हैं। हमें देखना यह होगा कि ये सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फैसला दिया है वो एक दरमियानी रास्ता सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में निकाला है। यानी कि ऐसा फैसला लिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कि सांप भी न मरे और लाठी भी न टूटे। तो इस तरह का जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है कि उन्होंने एक तो डिस्क्वालिफिकेशन को बरकरार रखा है, लेकिन साथ में डिस्क्वालिफाइड जो नाअहल एमएलएस थे उन्हें इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी है। तो इस लिहाज से 5 दिसंबर को यहां पर बाई इलेक्शन होंगे, जो पहले ही इलेक्शन कमीशन ने इसका ऐलान कर दिया है। इसका शेड्यूल जारी हो चुका है और इसके लिए जो है पर्चे नामजदगियां दाखिल होने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। बिल्कुल, एक चीज और जानना चाहूंगा कि किस पार्टी से ये लोग इंतखाब लड़ेंगे, क्योंकि इन्होंने एक तरह से बीजेपी के सपोर्ट में इस काम किया था, जिसकी वजह से इनको पार्टी ने बेदखल किया था, उनको निकाला था। तो किस पार्टी से ये इंतखाब लड़ेंगे, क्या इस ताल्लुक से कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी देखिए, इसमें ज्यादातर एमएलएस बीजेपी पार्टी से इलेक्शन लड़ेंगे। इससे पहले भी जो है जो खबरें मिली हैं, जो बयानात सामने आए हैं, तो उन्होंने बीजेपी ने ये वाज़ह किया है कि बीजेपी की जो हुकूमत बनी इन्हीं बागी एमएलएस की वजह से बनी। खुद येडियुरप्पा ने इस बात का इकरार किया कि ये अगर ये एमएलएस अगर इस्तीफा न देते, कांग्रेस के 15, कांग्रेस के 14 और जेडीएस के 3 एमएलएस अगर इस्तीफा न देते तो रियासत में बीजेपी की हुकूमत तश्कील नहीं हो पाती। तो इनकी कुर्बानी की वजह से बीजेपी की हुकूमत तश्कील हुई है। तो लिहाजा बीजेपी ने ये पहले ही इन्हें वादा किया है कि वो इन्हें इलेक्शन में न सिर्फ टिकट देगी बल्कि इनकी जीत को भी यकीनी बनाएगी। तो इस भरोसे के बाद बागी एमएलएस जो भी कांग्रेस के और जेडीएस के एमएलएस ने ये बड़ा फैसला लिया, बड़ा कदम उठाया और कई महीनों तक ये लोग परेशान रहे, सुप्रीम कोर्ट के चक्कर काटते रहे। हम देखते हैं कि कई बार इस मामले की समाअत मुलतवी होती रही और आखिरकार आज अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया है कि इंतखाबात होंगे। इससे पहले भी मैं आपको बता दूं कि ये इलेक्शन जो है, बाई इलेक्शन महाराष्ट्र के जब इलेक्शन हुए थे तो उस इलेक्शन के साथ भी ये ज़मीनी इलेक्शन होना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस इलेक्शन को जो है मुलतवी कर दिया। तो इसके बाद जो है एक नया शेड्यूल फिर दोबारा इलेक्शन कमीशन ने अवाम के सामने पेश किया। अब जो है 5 दिसंबर को वोटिंग होगी और 9 दिसंबर को यानी आइंदा माह की 9 तारीख को इस इलेक्शन का रिजल्ट सामने आएगा और इसके बाद येडियुरप्पा हुकूमत रहेगी या नहीं रहेगी या फिर रियासत में दोबारा कांग्रेस की हुकूमत आएगी। ये तमाम चीजें जो है इस इलेक्शन पर मुनहसिर हैं, इस छोटे इलेक्शन पर मुनहसिर हैं। बिल्कुल, एक चीज और जानना चाहूंगा कि इन लोगों ने बीच में पार्टी छोड़ी, बीजेपी का दामन थाम रहे, अब इनको अवाम के दरमियान जाना है। इन एमएलएस को या इन लीडरान को कितनी मुश्किल होगी, क्योंकि अवाम का सामना करना है इनको अब। जी बिल्कुल, इन एमएलएस के लिए रास्ता आसान नहीं है, जीत हासिल करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि किस तरह सियासी ड्रामा हुआ, किस तरह इनकी जो है मुलाकातें हुई। कई महीनों तक बागी एमएलएस मुंबई के निजी रिसोर्ट में रहे। इस पूरे सियासी ड्रामे को पूरी अवाम ने देखा है और वहाँ के जो लोग हैं जिन हलकों से ये नुमाइंदगी करते हैं, वहाँ के लोग जाहिर सी बात है कि काफ़ी परेशान हैं। जो मुश्किलात हैं, इन्होंने अपने अवामी मसाइल को छोड़कर एक तरह से जो है अपने
पार्टी के लिए या फिर इख्तियार के लिए पार्टी दल बदल की सियासत इख्तियार की, तो इस पर कहीं ना कहीं नाराजगी है। लेकिन ये देखना है होगा कि अब आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल बनती है। कांग्रेस जैसा कि कांग्रेस ने अभी जो है उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करना बाकी है। तमाम हलकों के लिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं, चंद हलकों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। दूसरी जानिब बीजेपी को जो है अब आज या कल तक बीजेपी भी जो है अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेगी। इसके बाद देखना होगा कि किस तरह की तस्वीर बनती है रियासत कर्नाटक में। जेडीएस या कांग्रेस दोनों मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे या फिर अलग अलग इलेक्शन लड़ेंगे, अलग अलग उम्मीदवार खड़े करेंगे, जैसा कि इससे पहले भी एचडी कुमारस्वामी जेडीएस के रियासती सदर ने ये कह दिया है कि वो जो है इस मर्तबा अलहिदा तौर पर इलेक्शन लड़ेंगे। इससे पहले जब इलेक्शन हुए थे तो दोनों पार्टियां कांग्रेस और जेडीएस मिलकर इंतखाबात लड़ी थी, लेकिन हम देखते हैं कि कांग्रेस और जेडीएस में दरार की वजह से इस हुकूमत का, ये कांग्रेस की हुकूमत, कांग्रेस और जेडीएस की मखलूत हुकूमत का यहां पर इख्तिताम हुआ, यानी कि हुकूमत गिर गई। और उसके बाद जो है येडियुरप्पा को मौका मिला, बीजेपी को इख्तियार में आने का मौका मिला। अब देखना यह होगा कि किस तरह, लेकिन यहां पर हम ये भी देखते हैं कि बीजेपी के जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं, क्या इस इलेक्शन में पार्टी के लिए, बीजेपी के लिए नुकसान का सबब बन सकते हैं। बिल्कुल रोहन, एक सवाल यहाँ पे ये भी करना, आपसे एक सवाल ये भी करना चाहूंगा, जाहिर सी बात है अगर बीजेपी ने अपनी लिस्ट फाइनल नहीं की है और अगर इन लोगों को टिकट देती है तो जो उनके ऑलरेडी, क्योंकि ये दूसरी पार्टी से बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, जो बीजेपी के लीडर हैं और उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो उनको टिकट मिले और वो चुनाव लड़े, कितनी मुश्किल होगी बीजेपी को यहां पर? जी बिल्कुल भी, यहां पर जो है बीजेपी के खुद, क्या बीजेपी के मुकामी लीडरान, क्या बीजेपी के कारकुनान इनकी तायीद करेंगे, इन्हें सपोर्ट देंगे अगर ये दूसरी पार्टी से आकर इलेक्शन लड़ रहे हैं? तो ये इन तमाम बातों को देखने की अशद जरूरत है। मैं मिसाल लेता हूं कि इस पूरे बागी एमएलएज में जो है मुस्लिम अक्सरियती इलाके शिवाजी नगर के एमएलए रोशन बेग भी मौजूद हैं, जो इन्हें अब जो है साबिक रियासती वजीर हैं, कई बार एमएलए रहे हैं। अब दोबारा जो है ये बाई इलेक्शन का इन्हें सामना करना पड़ेगा क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है। तो यहां पर शिवाजी नगर की ही मैं बात कर लूं कि शिवाजी नगर के जो बीजेपी के जो कैंडिडेट रहे हैं कट्टा सुब्रमण्यम नायडू, उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं कहा है, वो खामोश बैठे हैं। पता नहीं उनका क्या रुख होगा, उनके जहन में क्या चल रहा होगा कि अगर रोशन बेग को बीजेपी टिकट देती है तो क्या वो उनकी तायीद करेंगे, उन्हें सपोर्ट फराहम करेंगे? क्या बीजेपी के जो मुकामी लीडर्स हैं, बीजेपी के कारपोरेटर्स हैं, बीजेपी के जो कारकुनान हैं, क्या रोशन बेग को सपोर्ट करेंगे? एक बड़ा सवाल है, जाहिर सी बात है दूसरी पार्टी के जो लीडर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं उनको टिकट दिया जा रहा है, तो एक मुश्किल है बीजेपी के लिए और मुकामी लीडरों के लिए भी। बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ इस तमाम जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, अगले बुलेटिन में आपसे फिर